उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास योजनाओं को लेकर तत्पर। देवभूमि के विकास योजनाओं के बारे में सीएम ने की बातचीत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति का अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने सचिवालय में की समीक्षा। कई विभाग के अधिकारी हुए शामिल। उत्तराखंड के विकास को लेकर की गई चर्चा। दून विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीएम धामी से की मुलाकात। जोशीमठ भू धसाव के प्रभावित पीड़ितों के लिए अध्यापकों ने पीड़ित परिवारों के लिए 1 दिन का वेतन दिया। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने सीएम धामी को सौंपा चेक। और मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार का जताया आभार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जो उत्तराखंड हिंदू आस्थाओं का केंद्र बिंदु है, उस उत्तराखंड में हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात का मामला सामने आया है। देवभूमि के सुल्तानी शासन की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देने का एक शैतानी आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा के टाडा जलालपुर गांव में 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली जानी है। ये शोभा यात्रा पारंपरिक यात्रा है जो वर्षों से निकाली जाती है, लेकिन विडंबना देखिए, देवभूमि के हरिद्वार जिले के गांव में निकाली जाने वाली इस शोभा यात्रा की अनुमति इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि इस्लामिक जिहादी इसका विरोध कर रहे हैं। जिहादियों के दबाव में देवभूमि के स्थानीय सुल्तानी शासन ने एक तरह से सरेंडर करते हुए हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है और आए दिन चरमपंथी तत्व हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात करते रहते हैं। पिछले वर्ष जब यहां हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई थी तो मजहबी उन्मादियों ने उस पर हमला कर दिया था। बात अगर भगवानपुर विधानसभा की करें तो यहां साल 2007 से बसपा और कांग्रेस का बोलबाला रहा है। 10 साल बसपा से सुरेंद्र राकेश ने यहां पर राज किया, तो साल 2012 के बाद से लगातार सुरेंद्र राकेश की धर्मपत्नी कांग्रेस से विधायक ममता राकेश राज कर रही हैं। रमजान का हवाला देते हुए जिहादियों ने परंपरागत ढंग से निकलने वाली इस शोभा यात्रा का विरोध किया है, जिससे हिंदू समाज में भारी रोष है। हिंदू समाज के लोगों ने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से इस मामले को धामी सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाई है ताकि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाल सकें। आपको बता दें कि इस श्री रामनवमी पर परमिशन होने के बावजूद श्री राम शोभा यात्रा निकालने पर आयोजकों सहित 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो कि भगवानपुर विधानसभा से आते हैं, जहां का ये मसला है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह का तनाव है और जिहादियों ने जो है खुला चैलेंज किया है कि यात्रा नहीं निकलेगी और प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है, तो सूबे में भाजपा की सरकार है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा प्रयास पर्याप्त है और सरकार भी सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, उनकी शोभा यात्रा जन्मोत्सव का जो अपना कार्यक्रम है वो होना चाहिए, क्योंकि गत वर्षों से वो वहाँ पर अपने क्षेत्र में होता आ रहा है। फिर हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा आ रही है और जो परंपरागत तरीके से चलती हुई आ रही है कई वर्षों से, इस बार उसको पूर्ण तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम देवभूमि कहते आए हैं और जहाँ सनातन हिंदू संस्कृति की आत्मा जहाँ वास करती है, देवात्मा हिमालय जीता जागता एक हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड में और
इस्लामीकरण बढ़ता जा रहा है। बहुत बार इस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन चाहे वो प्रशासन हो, प्रशासन केवल एक ही उनकी ट्रेनिंग है। कोई भी समस्या हो उसके समाधान की बात प्रशासन कभी सोचता नहीं है। प्रशासन रफा दफा करना चाहता है, और उत्तराखंड का प्रशासन जिस प्रकार का है, मैं तो उसको नपुंसक कहता हूँ। उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन में कोई दम नहीं है। इस देश में अगर कहीं राज्य चल रहा है तो या तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार देखने लायक है, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, वही सब लोग हैं, केवल एक व्यक्ति बदला है। या फिर आसाम का मुख्यमंत्री हमारा हेमंत बिस्व शर्मा डंके की चोट पर काम करता है। उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सरकार में कोई निर्णय लेने का दम है। पता चला कि महादेव के ऊपर जलाभिषेक तक नहीं होने दिया गया। धारा 144 प्रकार से इस्लामीकरण हो रहा है। आने वाले समय में भगवान बद्रीनाथ की, केदारनाथ की यात्रा करना भी हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बंदूकों के साए में ये यात्राएं होंगी। हिंदू का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये पवित्र हरिद्वार जिला है, और हरिद्वार के अंदर आज हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकल पा रही। पिछले वर्ष इतना बड़ा दंगा हुआ, वो जो मौलवी था मस्जिद का, वो आज तक उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। केवल हिंदुओं पर, हिंदू सीधी सादी गाय हैं, पुलिस प्रशासन का डंडा भी उन्हीं पर चल जाता है। तो अब इस प्रदेश को देवभूमि कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पूरी की पूरी भूमि का इस्लामीकरण हो रहा है। अब ये थोड़े दिन बाद में कहीं ना कहीं इस्लामिक प्रदेश हो जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ इस्लामीकरण। तो साधु संत इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, और सुना आपने किस तरीके से अपना आक्रोश यहां पर जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं स्थानीय, वो भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर हैरत में हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ये फैसला लिया गया है, ये फैसला किसी भी सूरत में उन्हें मंजूर नहीं है। 6 अप्रैल को आपको बता दें कि हनुमान जयंती है, और हनुमान जयंती के मौके पर ये लोग शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, बाकायदा ये परमिशन चाहते हैं शासन प्रशासन से। उनकी ये गुहार है, वो ये कह रहे हैं कि हम परमिशन लेकर ही इस शोभा यात्रा का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही है, अनुमति नहीं दी जा रही है, और हवाला ये दिया जा रहा है कि हालात बिगड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, और इसीलिए ये परमिशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है हनुमान जयंती के मौके पर, अगर हिंदुस्तान के अंदर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है, तो कहाँ निकालें, वो भी देवभूमि। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। अब देवभूमि में भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, जो कि कई सारे प्रश्न सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर खड़ा करते हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? पुलिस की है। तो पुलिस लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? यह भी अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि आखिर हिंदू अपने त्योहारों को मनाने से वंचित क्यों रहे? और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी, ये आप भली भांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी।
कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी मौजूद हैं। यहां पर वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आगे बढ़ते हैं। विकास कार्यों को लेकर यूं तो राज्य सरकार खुद को संजीदा बताती है, लेकिन अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस योजना का शासनादेश 1 महीने पहले हो चुका है, उसका शिलान्यास सिस्टम के इंतजार में ही लगा रहा। आलम यह है कि शासन ने दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड अस्पताल का विस्तार करने का जो 1 माह पहले कर लिया था, लेकिन शिलान्यास आज कराया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भविष्य में योजना समय से धरातल पर उतर सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1 अप्रैल से व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे समय रहते योजनाओं पर काम पूरा हो सके। ये हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से और जो समय सीमा है उस समय सीमा पर उसका शिलान्यास भी हो और शिलान्यास के साथ साथ उसका लोकार्पण भी हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रही वर्षा से उत्पन्न स्थिति का अधिकारियों के साथ आकलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश देने के साथ ही सचिव आपदा प्रबंधन को सभी जिलाधिकारियों से समन्वय बनाने को कहा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जिलाधिकारियों को उनकी जरूरत के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। जनपदों में सड़कों की आवश्यक मरम्मत में भी तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर ही की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने स्वयं भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी पूरे सहयोग का भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान के आकलन के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। किसानों की जो भी मदद की जरूरत होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ सहित अन्य क्षेत्रों की वर्षा के दृष्टिगत निरंतर समीक्षा कर अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लिए विभिन्न विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ बैठक की है। इस दौरान उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कई विभागों के अधिकारी इस दौरान शामिल हुए। आपको बता दें कि सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लिए ये समीक्षा की गई। उत्तराखंड के विकास को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में
ये बैठक हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जोशीमठ भूदसाव के प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कार्मिकों द्वारा दिए गए अपने एक दिन के वेतन की कुल रुपये 1,91,350 की धनराशि का चेक सौंपा। इस बीच सीएम धामी और दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कई बड़ी सौगातें देने का वादा किया गया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि आज 180 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जो राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर भी आश्वासन दिया है कि जो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है उस पर अमल किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने के साथ ही राज्य सरकार की आगामी भविष्य के मद्देनजर भी कई अहम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का, कि उन्होंने लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना है। मसूरी में भारी बारिश के बाद मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास हुए भूस्खलन से नुकसान का निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत भी की, उनको जल्द उचित मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने भूस्खलन के बाद होटल के पुश्ते गिरने से हुए नुकसान हुई गाड़ियों की भरपाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और काम में हो रही देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दिन रात काम करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को माल रोड में हो रहे काम को लेकर मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 15 अप्रैल से पहले माल रोड के काम को पूरा करने का आदेश जारी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए जाने को लेकर भी कहा है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। मिली आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की उस्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है
जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। मैंने एससी और एक्सचेंज दोनों से कहा है कि आप डे नाइट कायम कराएं, लेबर बढ़ाएं और काम में तेजी लाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहले मैंने बैठक देहरादून में बुलाई थी 31 तारीख का मुझे प्रॉमिस किया था, और इनका ये कहना है कि साहब बीच में बारिश आ गई, 5-6 दिन उससे डिले हो गए, तो किसी भी सूरत में 15 तारीख से पहले ये काम पूरा करने की निश्चित मैंने इनको किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लगकर इस काम को पूरा करें। रुद्रपुर में ऊधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर में एक व्यक्ति का शत विशत अवस्था में शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की तरफ से हत्या का शक भी जताया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। ठाकुर नगर के पास एक नाला बहता है, उस नाले में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जो अज्ञात सब है उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए, तो अभी तक प्रयास कोई उसकी सबको पहचान नहीं पाया है, क्योंकि 8-10 पुरानी है तो काफ़ी गल गई है। उसको बाद पोस्ट पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आसपास के लोगों से शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास एक निजी होटल का पुश्ता गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि पुश्ता के मलबे की चपेट में 5 कार भी आ गई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क पर आए मलबे से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, मसूरी प्रशासन और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंच गए। सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। वहीं कारों से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि किसी व्यक्ति के मलबे में ना होने की संभावना को दूर किया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बारिश के समय अचानक से निजी होटल का पुश्ते का बड़ा भाग गिर गया, जिसकी चपेट में कई कारें आ गईं। गनीमत यह रही कि कोई व्यक्ति उस मलबे की चपेट में नहीं आया। उन्होंने बताया कि मलबे में कारें दबी हुई हैं, ऐसे में उसमें कोई व्यक्ति ना हो, इसको लेकर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के रामनगर में हुई तेज बारिश के बाद जहां एक और आम जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बरसाती नाले भी उफान पर आने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आंधी से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ ही बगीचों में खड़े आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जहां एक और बारिश के बाद कुछ दिन से हो रही गर्मी से लोगों ने निजात पाई, तो वहीं किसानों और बगीचों के ठेकेदारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बारिश के बाद हल्द्वानी मार्ग और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बरसाती नाले भी उफान पर आने के बाद पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं इन बरसाती नालों में पानी का तेज बहाव होने के चलते कई वाहन भी फंस गए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। है ये नुकसान तो बहुत ही हुआ है। ये क्या कहते हैं, दाना सब नीचे गिर गया है, दाना भी गिरा हुआ है। फिर जो भी है मतलब फसल में नुकसान है ही, सभी में है नुकसान, मतलब बहुत नुकसान है। अच्छा, ओले से नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा? हाँ, नुकसान तो है ही, नुकसान तो बहुत ही हुआ है। ये क्या कहते हैं, दाना सब नीचे गिर गया है, दाना भी गिरा हुआ है। फिर जो भी है, अंदर तो बैठे हुए थे बारिश में ऑफिस के अंदर। हाँ। पहले एक बिजली की आवाज़ आई, फिर हम बिजली में वो बोले मंगाई, हमने कोई ट्रांसफार्मर किया कोई। हाँ। फिर हम जब ये आवाज़ आई ऊपर से, तब हम बाहर आए तो देखो तो ये गाड़ियाँ जो है कभी पड़ी, तीनों गाड़ी। हाँ। अभी भी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अभी कोई गाड़ी और भी हो सकती है इनके अंदर भी एक गाड़ी और हो सकती, गाड़ी हो सकती है। दबे होने की आशंका जता रहे हैं? हाँ जी, व्यक्ति का कोई पैदल मार्ग वाला होगा, कोई स्कूटर वाला होगा, बाइक वाला होगा, कोई ऊपर पार्किंग है, पार्किंग की गाड़ी भी आते जाती रहती है ऊपर से, वो भी हो सकती है। उत्तराखंड के रामनगर में हुई बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश होने से आसपास काफी पानी भर गया, जिससे कि टेड़ा गांव के तिलमठ महादेव मंदिर के पास ग्राम पाटकोट को सवारी लेकर जा रही बस बरसाती नाले में बह गई। आपको बता दें कि बस में काफी यात्री सवार थे, जिसके बाद से बस मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रशासन ने रेस्क्यू कर यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला, साथ ही बस को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद की पुलिस में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत आज 40 साल 10 माह की पुलिस सेवा के बाद 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। उनके साथ अपर पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट भी 37 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें कि उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत
प्रेमलाल टमटा जनता के साथ कुशल व्यवहार और किसी भी अपराध, सामाजिक और कानूनी समस्या के समाधान के प्रति समाधान करते थे और इसके लिए जाने जाते थे, जिसके चलते वो काफी लोकप्रिय भी थे। पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में उपाधीक्षक सीओ टमटा को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में अनुभवों का साझा कर पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा बोले, साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। पुलिस परिवार की ओर से उनके सेवानिवृत्त जीवन के सुखद, शांतिमय और भविष्य में स्वस्थ जीवन, सुखद पारिवारिक जीवन की कामना के साथ ही भावभीनी विदाई दी गई। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जनपद के मूल निवासी टमटा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का समय परिवार के साथ देहरादून में व्यतीत करेंगे। उत्तराखंड के सितारगंज के खटीमा क्षेत्र में किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गन्ना खरीद के लिए समय पर पर्ची न मिलने और गन्ने का उठान न होने से खटीमा के किसान परेशान हैं। उन्होंने मिल पहुंचकर प्रबंधन के अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर की। इस दौरान किसानों की मिल अधिकारियों के से नोकझोंक भी हुई है। किसानों ने मिल पहुंचे किसान आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष समस्याएं रख उनके निस्तारण की भी मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर चीनी मिल को पीपीपी मोड़ पर दिया गया तो किसान मिल को गन्ने की सप्लाई बंद कर देंगे। वहीं गन्ना किसानों के आक्रोश के बाद चीनी मिल को 4 अप्रैल तक चलाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते कालू सिद्ध स्थित कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर 4 श्रमिक नदी में अचानक से पानी बढ़ने के चलते फंस गए। टापू में फंसे श्रमिकों का शोर मचाने पर टापू पर सुरक्षित किनारे खड़े अन्य लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। पुलिस के कर्मचारियों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद टापू में फंसे 4 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं प्रशासन की तरफ से सभी लोगों से अपील की गई है कि आज ही लगातार बारिश में नदी नाले जहां एक और उफान पर हैं, तो वहीं कोसी नदी में भी पानी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।